मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और आज आपसे बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम पर। और ये अधिनियम 1986 में आया था। आपके उत्तर प्रदेश पुलिस की उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा या अन्य परीक्षाएं जहां पर महिलाओं को प्रोटेक्ट करने वाले विधान को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, उनके लिए ये समान रूप से उपयोगी होगा। और ये अधिनियम आपका होगा महिलाओं का अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम। यानी बेसिकली ये टॉपिक क्या है, स्त्री अशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम, यानी इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोविजन एक्ट 1986। तो 1986 में ये अधिनियम आया। महिलाओं के अशिष्ट रोपण को प्रतिषेध करने के लिए यानी प्रोविज़न करने के लिए, रोकने के लिए इस अधिनियम को भारत सरकार द्वारा लाया गया। तो इस अधिनियम के बारे में हम आपसे डिटेल में बात करेंगे कि आखिर महिलाओं का अशिष्ट रोपण है क्या, किस तरह से अशिष्ट रोपण को इस अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, और किस तरह से किन किन धाराओं में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई, क्या उपबंध किए गए हैं, और क्या इसके लिए सस्ती यानी दंड का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में अमेंडमेंट हुआ था 2018 में, तो वो अमेंडमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका जो सेक्शन 7 है उसमें 7 का, 7 खा, 7 गा और 7 घा 4 सेक्शन जोड़े गए थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन चारों सेक्शन को हम डिटेल में देखेंगे। अच्छा, महिलाओं का अशिष्ट रोपण से तात्पर्य हमारा क्या है कि किसी भी महिला के चित्र को, उसकी तस्वीर को या उसके वीडियो क्लिप को किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, किसी मैगजीन के कवर पेज को हाईलाइट करने के लिए गलत तरीके से महिलाओं को प्रदर्शित करना या उसका प्रकाशन करना या प्रसारण करना, चाहे वो टेलीकास्ट के माध्यम से हो या प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो या विज्ञापन कंपनियों के माध्यम से हो, अगर महिलाओं को अशिष्ट रूप से प्रसारित किया जाता है, प्रचारित किया जाता है, जिससे उनकी लज्जा भंग हो, जिससे उनका सम्मान भंग हो, सील भंग हो, तो ये इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध होगा। और इसमें अधिकतम 5 वर्ष के कारावास का प्रावधान किया गया है। तो एक एक पॉइंट पर हम डिटेल में बात करेंगे और हमारे लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे आपके पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं और शुरू करते हैं। पहले पॉइंट में हमने आपको दिखाया है कि स्त्री अशिष्ट रोपण क्या है। स्त्री अशिष्ट रोपण क्या है, यानी इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, ये है क्या वास्तव में। तो किसी स्त्री की तस्वीर अथवा वीडियो क्लिप को इस रूप में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना जिससे उसकी लज्जा या शालीनता भंग हो। किसी भी महिला की तस्वीर को या वीडियो क्लिप को किसी विज्ञापन के पर्पस से, किसी मैगजीन के कवर पेज पर या किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए या किसी भी चीज़ का प्रमोशन करने के लिए, दिखाने के लिए ऐसे तरीके से पेश करना जिसे कोई महिला देख करके लज्जित महसूस करे और उसकी शालीनता भंग हो। जैसे आप उदाहरण के तौर पे ले लीजिए कि टेलीविज़न पे किसी ऐसे उत्पाद का प्रचार करना जो पुरुष प्रयोग करते हों, ऐसे उत्पाद का प्रचार करने के लिए किसी महिला को काफ़ी भड़काऊ तरीके से प्रेजेंट करना, तो ये महिला का अशिष्ट रोपण कहा जाएगा और इससे किसी महिला की शालीनता भंग होती है। तो किसी स्त्री की तस्वीर, वीडियो क्लिप को इस रूप में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना जिससे उसकी लज्जा या शालीनता भंग हो। किसी महिला की आकृति, उसके रूप या शरीर के किसी भाग का, किसी महिला की आकृति यानी शारीरिक बनावट, उसके रूप या शरीर के किसी भाग का इस प्रकार से वर्णन या चित्रण करना जिससे उसका चरित्र कलंकित हो तथा जिससे दुराचार, भ्रष्टाचार या लोक अपदूषण
अथवा नैतिकता की हानि होने की संभावना हो, ऐसा प्रदर्शन या चित्रण अश्लीलता की परिधि में आएगा। यानी कैसे आप कहेंगे कि कोई चीज़ अश्लील है, तो अश्लीलता की परिधि में ये डेफिनेशन बिल्कुल फिट बैठती है कि एक महिला को इस तरह से प्रेजेंट करना जिससे जो है उसका चरित्र कलंकित हो, या जिससे दुराचार, भ्रष्टाचार या लोक अपदूषण अथवा नैतिकता की हानि होने की संभावना हो। अच्छा, ऐसे कृत्य को रोकने के लिए एवं दंडित किए जाने के लिए यह अधिनियम लाया गया। तो अधिनियम कौन सा है? इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोविजन एक्ट 1986। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे कि इस अधिनियम में कुल 10 धाराएं हैं, टोटल 10 सेक्शन है, अध्याय वाइज इसे नहीं बांटा गया है। तो इस अधिनियम में कुल 10 धाराएं हैं। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखिएगा कि स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम में कितने सेक्शन हैं? टोटल 10 धाराएं हैं। यह अधिनियम 23 दिसंबर 1986 को 23 दिसंबर 1986 को अधिनियमित अथवा पारित हुआ। तो अधिनियमित हुआ या पारित हुआ, दोनों बातें कही हैं। तथा 2 अक्टूबर 1987 से जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ। तो 23 दिसंबर 1986 को पारित हुआ, 2 अक्टूबर 1987 को जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ। और टोटल इस अधिनियम में 10 सेक्शन यानी धाराएं हैं। इस अधिनियम की धारा 1 जिसमें 60 टाइटल, इसकी अधिकारिता कहाँ तक है और ये प्रवर्त कब हुआ, यानी संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं लागू के बारे में बताया गया है। इस अध्याय को प्रारंभिक के नाम से जाना जाता है। तो ये इसकी स्टार्टिंग है। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 इसका नाम होगा, जिसे इंग्लिश में इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोविजन एक्ट 1986 कहा जाएगा। अच्छा, जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू था। जब ये अधिनियम आया तो जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू था। लेकिन अब आपको मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर राज्य को जो विशेष राज्य के दर्जा दिया गया था 370 में, वो समाप्त कर दिया गया है। लिहाजा ये अब जम्मू कश्मीर में उसी तरह से लागू है जैसे भारत के शेष राज्यों में लागू है। तो अब ये जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। और प्रवर्त कब हुआ, यानी लागू कब हुआ या प्रवर्तन में कब आया, इम्प्लीमेंट कब हुआ, तो ये 2 अक्टूबर 1987 को हुआ। भारत सरकार ने अधिसूचना द्वारा गजट में प्रकाशित करके और इस डेट में इस अधिनियम को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू कर दिया था। आइए सेक्शन 2 पे। अधिनियम की धारा जो 2 है उसमें डेफिनीशन दी है अमूमन हर अधिनियम की तरह। तो इसमें भी परिभाषाएं दी गई हैं। 5 परिभाषाएं टोटल हमने उठाई हैं और ये 2 का, 2 खा, 2 गा करके हैं। तो पहली परिभाषा है, वैसे तो धारा 2 में परिभाषाएं दी हैं, ये याद रखिएगा। 2 का में विज्ञापन की परिभाषा दी है। तो विज्ञापन के अंतर्गत कोई संदेश, परिपत्र, लेबल, रैपर अथवा अन्य दस्तावेज अथवा ध्वनि, धुएं, गैस के माध्यम से किया गया दृश्य रूपण जाना जाता है। यानी इस तरह से किसी दृश्य को प्रेजेंट करना कि वो संदेश के माध्यम से, परिपत्र के माध्यम से, लेबल, रैपर अथवा दस्तावेज के माध्यम से। अब ये भी कुछ हो सकता है, ध्वनि, धुएं या गैस के माध्यम से किया गया दृश्य रूपण जाना जाएगा, जिसे विज्ञापन कहा जाएगा, जिसे एडवर्टीजमेंट कहा जाएगा। तो ये तो इस अधिनियम के तहत विज्ञापन की परिभाषा हो गई। दूसरा पॉइंट है वितरण। तो वितरण की परिभाषा दी गई है डिस्ट्रीब्यूशन की, कि वितरण के अंतर्गत नमूने यानी सैंपल के रूप में वितरण शामिल है। तो वितरण से तात्पर्य है किसी कंपनी का कोई ऐड करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, प्रचार करने के लिए कोई सैंपल के तौर पर लोगों को दिया जाना। अच्छा, ये पेड भी हो सकता है, नॉन पेड भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। इसके लिए कोई छोटी सी कीमत भी वो ले सकते हैं प्रमोट करने के लिए, और बिना कीमत का भी आपको दे सकते हैं। तो वितरण से तात्पर्य है सैंपल या नमूने के तौर पे कोई चीज़ वितरित करना। और 2 गा में स्त्री अशिष्ट रूपण की परिभाषा दी है। तो स्त्री अशिष्ट रूपण से तात्पर्य है कि किसी किसी स्त्री के, स्त्री लिखना भूल गया हूँ, किसी स्त्री के रूप, शरीर के किसी भाग,
का ऐसी रीति से वर्णन करना या दृश्यांकन करना जिससे उसका चरित्र कलंकित होने की संभावना हो, इसे स्त्री अशिष्ट रूपण कहा जाएगा। तो ये 3 डेफिनेशन दी हैं। अगली 2 और देखिए, उसके बाद धारा 3 पर चलते हैं। धारा 2 में ये आपकी जो परिभाषाएं दी हैं उसमें का खा गा आपने देखा, ये चौथी और ये 5वीं 2 परिभाषाएं और आप देखेंगे। 2 अंगा में लेबल की परिभाषा दी है। लेबल का मतलब क्या है? लेबल से अभिप्राय कोई पैकेट, लिखित, चिन्हित, मुद्रित सामग्री हो सकती है ना, मुद्रित को नहीं, मुद्रित सामग्री हो सकती है। लेबल से अभिप्राय कोई पैकेट, लिखित, चिन्हित, मुद्रित सामग्री हो सकती है। और फिर 2 में पैकेज की परिभाषा दी है कि पैकेज क्या है। तो पैकेज के अंतर्गत कोई बॉक्स, कार्टून, टिन या पैकेट शामिल है। तो ये पैकेज की परिभाषा दी गई कि इस अधिनियम में पैकेज क्या होगा। तो ये कार्टून भी हो सकता है, बॉक्स भी हो सकता है, टिन भी हो सकता है या कोई भी पैकेट हो सकता है, जिसको अट्रैक्ट करने के लिए ये महिलाओं को अशिष्ट रूप से उस पर चस्पा कर सकते हैं, लेबल कर सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, तो ये डेफिनेशन हो गई। और धारा 3 आप देखिए, धारा 3 इस अधिनियम की कहती है स्त्री अशिष्ट रोपण करने वाले विज्ञापनों का प्रतिषेध है। यानी धारा 3 के अंतर्गत ऐसे विज्ञापनों को ना प्रकाशित किया जाएगा, ना प्रदर्शित किया जाएगा, यानी ना प्रिंट किया जाएगा, ना टेलीकास्ट उसका किया जाएगा, जो कि महिलाओं के अशिष्ट रोपण करने वाले हों या उससे संबंधित हों। तो अशिष्ट रोपण क्या है ये आप पीछे देख चुके हैं। अच्छा, यदि कोई व्यक्ति या संस्था या कंपनी ऐसा विज्ञापन करवाए जिससे किसी भी स्त्रियों का अशिष्ट रोपण होता हो, कोई व्यक्ति या कंपनी ऐसा विज्ञापन करवाए जिससे किसी भी स्त्रियों का अशिष्ट रोपण होता हो, प्रकाशित नहीं करेगा, वह व्यक्ति व संस्था प्रकाशित नहीं करेगा अथवा प्रकाशित नहीं करवाएगा या करवाएगी। अगर व्यक्ति है तो करवाएगा और संस्था है तो करवाएगी। यानी ना तो प्रकाशित करेगा ना प्रकाशित करवाएगा अथवा उसके प्रकाशन या प्रदर्शन करने की व्यवस्था नहीं करेगा। यानी इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था ऐसा विज्ञापन करवाता है जिससे किसी महिला की अशिष्टता भंग होती है, अशिष्ट रोपण होता है उसका, तो ऐसा ना तो विज्ञापन करेगा, ना किसी को करवाने की अनुमति देगा और ना उसके लिए कोई प्रबंध करेगा या व्यवस्था करेगा। आइए नेक्स्ट सेक्शन पर, धारा 4 पे आ जाइए। अधिनियम की धारा 4 स्त्री अशिष्ट रोपण करने वाली पुस्तिकाओं आदि के प्रकाशन या डाक द्वारा भेजने का प्रतिषेध है। धारा 4 में कहा गया है कि स्त्री अशिष्ट रोपण करने वाली पुस्तिकाएं आदि के प्रकाशन करना या डाक द्वारा भेजने को प्रतिबंधित किया गया है। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी ऐसे प्रकाशन एवं प्रदर्शन की व्यवस्था ना ही करेगा, ना उसमें भाग लेगा जिससे किसी प्रकार से स्त्री अशिष्ट रोपण अंतर्विष्ट हो। यानी कोई भी व्यक्ति यदि धारा 4 के अंतर्गत ऐसा करता है तो उसे धारा 6 के तहत दंडित किया जाएगा। धारा 6 में इसके लिए दंड की व्यवस्था की गई है। तो इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी ऐसे प्रकाशन एवं प्रदर्शन की व्यवस्था ना ही करेगा, ना उसमें भाग लेगा जिससे किसी प्रकार से स्त्री अशिष्ट रोपण अंतर्विष्ट हो। किंतु यदि यही मामला लोकहित में न्यायोचित हो, जस्टिफाई हो तो प्रकाशन कर सकता है। अच्छा, इस प्रकार धार्मिक मामलों में, स्मारकों में, ऐतिहासिक कलाकृतियों में छूट प्रदान की गई है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि विज्ञापन में कोई व्यक्ति इस तरह के चित्र, इस तरह की फिल्म नहीं प्रदर्शित कर सकता है जिसमें महिला का अशिष्ट रोपण अंतर्विष्ट हो। लेकिन अगर कोई मामला न्यायोचित है
और पब्लिक वेलफेयर में सही है, या किसी स्मारक से संबंधित है, या किसी कलाकृति से संबंधित है, किसी कल्चर या संस्कृति से या किसी धार्मिक भावना से संबंधित है, तो उसका प्रदर्शन किया जा सकेगा। इसी धारा में उसके लिए छूट प्रदान की गई है। एक उदाहरण के तौर में अगर हम आपको बताना चाहें तो मध्य प्रदेश का आपने खजुराहो डिस्ट्रिक्ट सुना होगा। खजुराहो डिस्ट्रिक्ट में चंदेल शासकों द्वारा जो मूर्तियाँ बनवाई गई हैं, जो कलाकृतियाँ बनवाई गई हैं, वो कलाकृतियाँ जब आप देखेंगे तो वो यौन संबंधों में लिप्त या अंतरंग संबंधों में संलग्न महिला और पुरुषों की आकृतियों को छापा गया है, तो वो इसके अंतर्गत नहीं आएंगी, ये ऐतिहासिक कलाकृतियों के अंतर्गत आएंगी। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे, अधिनियम की धारा 5 पे आ जाइए, और इसमें टोटल 3 पॉइंट हमने लिखे हैं। अधिनियम की धारा 5, प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्तियाँ। धारा 5 में है जहाँ पे महिलाओं के अशिष्ट रोपण से संबंधित कोई भी काम हो रहा है, वहाँ पे प्रवेश करने और तलाशी लेने की जो शक्तियाँ हैं वो इस अधिनियम की धारा 5 में मेंशन की गई हैं। तो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी, गजेटेड अफसर, अगर ये पुलिस डिपार्टमेंट का है तो सीओ या उससे ऊपर का अधिकारी, और अगर ये प्रशासनिक विभाग का है तो कम से कम तहसीलदार स्तर का अधिकारी जो कि राजपत्रित हो, गजेटेड अफसर हो। तो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी अपनी स्थानीय सीमाओं के भीतर यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध हो रहा है तो वहाँ प्रवेश कर सकेगा और सर्च कर सकेगा, तलाशी ले सकेगा। तो एक पॉइंट तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, तलाशी के दौरान मिले पुस्तक, चित्र, फिल्म, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दस्तावेज या ऐसे मौलिक पदार्थ जो साक्ष्य के रूप में काम आए, उन्हें जब्त किया जा सकेगा। यानी एक ऐसा राजपत्रित अधिकारी जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने प्राधिकृत किया है इस अधिनियम के तहत, सेक्शन 5 के तहत तलाशी लेने के लिए, तो तलाशी के दौरान यदि उसे कोई भी ऐसा दस्तावेज, ऐसे चित्र, ऐसी तस्वीरें मिलती हैं जिससे ऐसा लगता है कि इस अधिनियम का उल्लंघन किया जा रहा है, इस अधिनियम की धारा 3 और 4 का उल्लंघन किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो टोटल सामग्रियों को साक्ष्य के रूप में वो जब्त कर सकता है। और लास्ट पॉइंट इसमें है कि निजी निवास गृह में बिना वारंट तलाशी नहीं ली जा सकेगी। अगर किसी व्यक्ति के निजी आवास पर आपको तलाशी लेनी है तो उसके लिए मजिस्ट्रेट का वारंट होना आवश्यक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर, धारा 6 आपके सामने लिखी हुई है, और धारा 6 में जो है इसमें दंड की व्यवस्था की गई है, सस्ती यानी दंड यानी पनिशमेंट की। तो जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम की धारा 3 व धारा 4 का, ठीक है, धारा 3 व 4 का उल्लंघन करेगा तो वह प्रथम दोष सिद्धि पर 2 वर्ष तक के कारावास एवं 2000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम की धारा 3 व 4 का उल्लंघन करेगा तो वह प्रथम दोष सिद्धि पर 2 वर्ष तक के कारावास एवं 2000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगर वह अपराध की पुनरावृत्ति करता है यानी द्वितीय दोष सिद्धि पर 6 माह से लेकर के 5 वर्ष तक के कारावास, यानी 6 माह से कम नहीं होगा और 5 वर्ष तक हो सकेगा, तो 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक के कारावास एवं 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो इस अधिनियम की धारा 6 में दंड का प्रावधान किया गया। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर, अधिनियम की धारा 7 पे आ जाइए, और अधिनियम की धारा 7 में कंपनियों द्वारा अपराध लिखा हुआ है। तो इस अधिनियम के अधीन जब कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया हो, यानी धारा 7 में कंपनियों द्वारा अपराध मेंशन है, तो इतना ध्यान आप रखिएगा। और उसके बाद कहा गया है इस अधिनियम के अधीन जब कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया हो तो जिस समय अपराध हुआ है उस समय कंपनी के संचालन के लिए नियुक्त भार साधक व्यक्ति, यानी जो अथराइज्ड पर्सनैलिटी है उस समय भार साधक व्यक्ति अथवा प्रबंधक आदि ऐसे अपराध के प्रति उत्तरदायी होगा, और साथ ही कंपनी भी दोषी मानी जाएगी। यानी यहाँ पे उसका भार साधक अधिकारी
या प्रबंधक या सचिव या सेक्रेटरी या ऑनर जो भी होगा उससे तो दंडित किया ही जाएगा, साथ में कंपनी भी दोषी मानी जाएगी तो कंपनी की अनुज्ञप्ति को सीमित किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो कंपनी का संचालन करने वाला भार साधक व्यक्ति है उसके साथ साथ कंपनी भी दोषी मानी जाएगी। अच्छा, हमने आपको बताया था कि 2018 में इस अधिनियम में संशोधन हुआ है। तो 2018 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें सबसे बड़ी चीज है धारा 7 में 4 उपधाराएं जोड़ी गई हैं, 7 का, 7 खा, 7 गा और 7 घा। ये चारों धाराएं हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये धारा 7 का आप देखिए, केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रकाशित, प्रसारित, टेलीकास्ट हुए किसी दस्तावेज में स्त्री चित्रण की रीति को शासित और नियमित करने के लिए केंद्रीय प्राधिकरण का गठन करेगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। इससे पहले 1986 में जब अधिनियम आया था तो उसमें केंद्रीय प्राधिकरण के गठन की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। 2018 में जो अमेंडमेंट इसमें हुआ, संशोधन हुआ, उसमें केंद्रीय प्राधिकरण के गठन किए जाने का प्रावधान किया गया। तो इसको फिर से देख लीजिएगा, हो सकता है यही सवाल आपसे बन जाए कि 2018 के अमेंडमेंट में 7 का, 7 खा, 7 गा और 7 घा जोड़ी गई। 7 का में कहा गया कि केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रकाशित, प्रसारित, टेलीकास्ट हुए किसी दस्तावेज में स्त्री चित्रण की रीति को शासित, नियमित करने के लिए केंद्रीय प्राधिकरण का गठन करेगी। अब ये केंद्रीय प्राधिकरण जो होगा इसका संगठन कैसे होगा, इसका अध्यक्ष कौन होगा, इसमें प्रतिनिधि कौन होंगे, इसका मेंबर कौन होगा, वो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। आइए, नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि जो धारा 7 का है, जो कि हमने बताया कि 2018 के अमेंडमेंट में इस एक्ट में जोड़ी गई है। तो धारा 7 का में आपने देखा कि केंद्रीय प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। और अब ये केंद्रीय प्राधिकरण का जो संगठन होगा किनसे मिलकर के बनेगा, तो इस प्राधिकरण में महिला आयोग, इस प्राधिकरण में महिला आयोग की सदस्य सचिव अध्यक्ष होंगे। यानी राष्ट्रीय जो महिला आयोग है, यहाँ पे राष्ट्रीय लिख लीजिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य या सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। तो जो इस अधिनियम के तहत केंद्रीय प्राधिकरण का गठन किया जाएगा उसके जो अध्यक्ष होंगे वो राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य या सचिव होंगे। तथा भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, भारतीय प्रेस परिषद एवं सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। यानी भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, भारतीय प्रेस परिषद और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग एक ऐसी महिला को सदस्य के रूप में निर्दिष्ट कर सकेगा जो महिला संबंधी मामलों की जानकार या विशेषज्ञ हो। तो जो केंद्रीय प्राधिकरण का धारा 7 का में गठन किया जाएगा इस मामले के निस्तारण के लिए, जांच के लिए, तो उसमें कौन कौन होगा? राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य या सचिव इसके प्रेसिडेंट होंगे और इसी के साथ भारतीय विज्ञापन परिषद, भारतीय प्रेस परिषद और सूचना प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधि होंगे। साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग एक ऐसी प्रतिनिधि को निर्दिष्ट कर सकेगी, नियुक्त कर सकेगी जो महिला मामलों की विशेषज्ञ हो। इस अधिनियम की धारा 7 खा ये थोड़ी सी लेंदी है और इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। मैं इसी क्रम में इसको आगे नोट कराता रहूँगा। तो धारा 7 खा देखिए, ये भी 2018 के अमेंडमेंट में जोड़ी गई है। केंद्रीय प्राधिकरण को, जो कि 7 का में गठित किया गया है, केंद्रीय प्राधिकरण को शिकायतों के संबंध में किए जाने वाले कृत्य एवं प्राप्त शक्तियाँ, यानी धारा 7 का में जो केंद्रीय प्राधिकरण गठित किया गया है उसको धारा 7 खा में उसके एक्शन और उसकी जो पावर है उसके बारे में मेंशन किया गया है कि उसके कृत्य क्या होंगे और उसकी शक्तियां क्या होंगी यदि उसे शिकायत मिलती है। तो पहला पॉइंट इसमें है कि किसी कार्यक्रम या किसी प्रसारित विज्ञापन में एवं प्रकाशन के संबंध में अपील या शिकायत या परिवाद प्राप्त करना और इसकी पद्धति के अनुसार न्याय निर्णयन करना। तो यहाँ पे अगर उसे जो है
कोई भी प्रसारित विज्ञापन एवं प्रकाशन के संबंध में, यानी ऐसा प्रसारण किया गया है, ऐसा विज्ञापन किया गया है, ऐसा पब्लिकेशंस किया गया है जिसमें महिलाओं की शिष्टता भंग हुई है या शीलता भंग हुई है, तो अगर इसके संबंध में कोई अपील मिलती है, कोई शिकायत मिलती है, कोई कंप्लेन मिलती है, तो इसकी पद्धति से, यानी जो इस अधिनियम की पद्धति है या इस केंद्रीय प्राधिकरण की जो पद्धति है उसके अनुसार न्याय निर्णय करना इसका कृत्य होगा। आइए अगले पॉइंट पर। धारा 7 खा आप देख रहे थे। 7 का में आपने देखा कि केंद्रीय प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, और 7 खा में आपने देखा कि केंद्रीय प्राधिकरण को जो शिकायतें मिलेंगी उसके संबंध में इसके कृत्य क्या होंगे और शक्तियाँ क्या होंगी। तो उसी रेफरेंस में आप देखिए, भारतीय दंड संहिता 1860 है, यानी इंडियन पेनल कोड 1860 के सेक्शन 292 और 294, आईपीसी की धारा 292 और 294 के अंतर्गत शिकायतों के संबंध में सभी मामलों का अन्वेषण करना। अन्वेषण का मतलब यहाँ पे है जांच करना। सभी मामलों का अन्वेषण करना या स्वप्रेरणा से संज्ञान लेना और उसकी जांच करना, ये काम होगा केंद्रीय प्राधिकरण का, जो इस अधिनियम की धारा 7 का में 2018 के अमेंडमेंट में जोड़ी गई है। तो इसका काम क्या होगा कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 292, अब सवाल ये उठता है कि आईपीसी की धारा 292 और 294 में है क्या। देखिए, 292 में है कि अश्लील साहित्य, पुस्तक, पत्रिकाओं का प्रकाशन करना, और इसके लिए 2 साल के कारावास के दंड की व्यवस्था की गई है। तो धारा 292 में है अश्लील पुस्तक, साहित्य या पत्रिकाओं का प्रकाशन करना, और 2 साल का पनिशमेंट है। जबकि 294 में है लोक स्थान पर अश्लील गाना गाना। यदि कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेस पर कोई अश्लील गाना गाता है तो उसे आईपीसी की धारा 294 के तहत 3 माह के कारावास से दंडित किया जाएगा। तो ये धाराएं हैं आपकी इंडियन पेनल कोड की 292 और 294 के अंतर्गत शिकायतों के संबंध में सभी मामलों का अन्वेषण करना या स्वप्रेरणा से संज्ञान लेना और उसकी जांच करना। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, शिकायत प्राप्ति के 60 दिन के भीतर लिखित रूप में तार्किक निर्णय पारित कर समाधान को सुगम बनाना, ये केंद्रीय प्राधिकरण का कार्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट है नैसर्गिक न्याय। नैसर्गिक का मतलब यहाँ पे प्राकृतिक न्याय होता है, जो प्रकृति के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से सही है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप कार्य करना, ये होगा केंद्रीय प्राधिकरण का कार्य। अच्छा, यह सुनिश्चित करना कि विज्ञापन इस अधिनियम में यथा परिभाषित सामान्य स्वीकृत मानकों के प्रति अपमानजनक या अशिष्ट ना हो, यानी ऐसा विज्ञापन होना चाहिए जो इस अधिनियम में परिभाषित किया गया है उसके विरुद्ध ना हो, अपमानजनक ना हो, अशिष्ट ना हो। साथ ही विज्ञापन संबंधी पद्धतियों की निगरानी करना, प्रशासन करना, संवर्धन करना, प्राधिकरण इसका काम होगा केंद्रीय प्राधिकरण का। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय प्राधिकरण ये सुनिश्चित करेगा कि जो विज्ञापन है इस अधिनियम में यथा परिभाषित सामान्य स्वीकृत मानकों के प्रति अपमानजनक या अशिष्ट ना हो। साथ ही विज्ञापन संबंधी पद्धतियों की निगरानी करना, प्रशासन करना एवं संवर्धन करना। लास्ट पॉइंट इसमें है कि प्राधिकरण द्वारा की गई प्रत्येक जांच जो है न्यायिक कार्रवाई मानी जाएगी, यानी जो धारा 7 का में केंद्रीय प्राधिकरण का गठन किया गया है उसके द्वारा की गई प्रत्येक जो कार्रवाई है वो न्यायिक कार्रवाई मानी जाएगी, जुडिशियल कार्रवाई मानी जाएगी। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर, धारा 7गा और 7घा ये आप देख रहे हैं, और ये 2018 के अमेंडमेंट में जोड़ी गई हैं। 7का, 7खा, 7गा और 7घा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पे ज़रूर आप नज़र रखिएगा। जबकि धारा 7 जो है बेसिक अधिनियम की, उसमें कंपनियों द्वारा अपराध का मेंशन किया गया है। तो धारा 7गा में कहा गया है कि केंद्रीय प्राधिकरण जिसका गठन किस में हुआ है, धारा 7 में, केंद्रीय प्राधिकरण को ये अधिकार होगा कि वह विज्ञापन या प्रसारण को न करने या करने
केंद्रीय प्राधिकरण को ये अधिकार होगा कि वह विज्ञापन या प्रसारण को न करने या करने का निर्देश दे सकेगा। साथ ही यदि वह शिकायत में कोई दोष नहीं पाता है, प्रथम दृष्टया जांच करता है और शिकायत में कोई दोष नहीं पाता है, तो इस शिकायत को खारिज भी कर सकता है। यानी केंद्रीय प्राधिकरण को ये राइट्स होगा कि वो विज्ञापन का प्रसारण करने या ना करने का निर्देश दे सकता है, और साथ ही जो कंप्लेन मिली है अगर वो प्रथम दृष्टया जांच में पाता है कि इसमें कोई दोष नहीं है, तो इस शिकायत को खारिज भी कर सकता है। अच्छा, केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश शिकायतकर्ता, विज्ञापनदाता तथा प्रकाशक को भेजा जाएगा। यानी केंद्रीय प्राधिकरण ने जो भी आदेश पारित किया है वह शिकायत करने वाले व्यक्ति या संगठन को, विज्ञापन देने वाले व्यक्ति या संगठन को या कंपनी को अथवा प्रकाशक को उसकी कॉपी भेजेगा। जो आदेश पारित किया है उसकी कॉपी भेजी जाएगी। अच्छा, इसी अधिनियम की धारा 7 देख लीजिए। कोई व्यक्ति, समूह या संगठन अपेक्षित शुल्क के साथ धारा 3 व 4 का उल्लंघन करने के संबंध में केंद्रीय प्राधिकरण को शिकायत दर्ज करा सकेगा। तो ये 2018 के अमेंडमेंट में चारों पॉइंट जोड़े गए हैं और इन पे आप ज़रूर नज़र रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए, धारा 8 पर। और धारा 8 जो अधिनियम की है, इसमें कहा गया है कि इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय होंगे किंतु जमानती होंगे। इस अधिनियम के अधीन दंडनीय जो अपराध हैं वो संज्ञेय होंगे किंतु जमानती होंगे। ये धारा 8 है। और धारा 9 में कहा गया है कि सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण है। इसका मतलब ये है कि इस अधिनियम के अधीन केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई कर्मचारी या अधिकारी यदि इस अधिनियम के अधीन कोई कृत्य करता है तो उसके विरुद्ध किसी प्रकार का मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, या उसके कृत्य जो भी होंगे उसके खिलाफ कोई भी कंप्लेन नहीं होगी। उसे इस अधिनियम की धारा 9 के तहत संरक्षण प्रदान किया गया है। तो इस अधिनियम के अधीन केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का किसी अधिकारी के कृत्य के विरुद्ध कोई भी वाद नहीं लाया जा सकेगा, यानी उसे संरक्षण प्रदान किया गया है। उसकी प्रत्येक कार्रवाई सद्भावपूर्वक कार्रवाई मानी जाएगी और इसके विरुद्ध कोई भी वाद नहीं लाया जा सकेगा। अधिनियम की धारा 10 और लास्ट, नियम बनाने की शक्ति। तो यह शक्ति केंद्र सरकार को दी गई है। केंद्र सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी, किंतु सरकार बनाए गए नियमों को यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करेगी। तो इस तरह से इस अधिनियम में 10 धाराएं हैं टोटल, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखिएगा कि 2018 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसकी धारा 7 का, 7 खा, 7 गा और 7 घा। 7 का में जो केंद्रीय प्राधिकरण का गठन किया गया है, अक्सर सवाल यहाँ से बन सकता है और पूछा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये अधिनियम आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। आप इसके एक एक पॉइंटों को देखिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी बनती है, कोई कन्फ्यूज़न कहीं से होता है तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं आपकी समस्या का निदान करने की पूरी कोशिश करूँगा। और आपके जो है इस तरह से महिला और बच्चों से संबंधित अपराध के अधिकतर अधिनियम कंप्लीट हो गए हैं, जो कि प्लेलिस्ट में दिए हैं, आप वहां से देखिए। इसके बाद मैं इनसे जुड़े ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बनते हैं वो डालता रहूँगा, और अगर कोई भी संशय है, कोई भी संदेह है तो आप लिखिए, मैं निराकरण करने की पूरी कोशिश करूँगा। बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।